नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोले स्टडी पॉइंट और आज के करंट इश्यूज में। साथियों, आज करंट इश्यूज में हम लोग बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 124 ए के बारे में, आईपीसी धारा 124 ए के बारे में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की व्याख्या किया गया है। साथियों, इन दिनों आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह आईपीसी सेक्शन 124 ए को हटाने के लिए बोलता है, मतलब इसको खत्म करने के लिए बोलता है। क्यों बोलता है, इसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, आईपीसी सेक्शन 124 ए राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की व्याख्या करता है। इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि आईपीसी क्या होता है, और आईपीसी के साथ साथ हम लोग सीआरपीसी को भी समझेंगे। सीआरपीसी आईपीसी समझना क्यों जरूरी है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी जब क्राइम होता है तो हम लोग उस चीज़ में उसमें दो तरह का पहलू होता है। हम लोग को प्रथम वाला पहलू नजर आता है कि जज साहब किसी भी अपराधी को सज़ा सुनाते हैं कि हाँ जी, तुमको फलाना दफा के तहत ये सज़ा तुमको मिल रहा है। लेकिन जज साहब जो अपना काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट जो काम कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं? पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है, क्यों कर रही है? वकील उस पर बहस कर रहे हैं, क्यों? तो ये सब सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। सीआरपीसी, जिसको कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसी में लिखा हुआ है कि दंड के लिए कौन कौन सा प्रक्रिया होगा, मतलब इसको दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आईपीसी क्या होता है। तो आईपीसी को इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1860 में। 1834 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है। और लॉर्ड मैकाले के ऑब्जर्वेशन में, उन्हीं के देखरेख में 1860 में आईपीसी को उस समय के तत्कालीन संसद में पास किया जाता है, और 1862 में ये हम लोगों के बीच लागू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंडियन पीनल कोड का फॉर्मेशन कब हुआ? तो कहीं कहीं पे 1860 लिखता है, कहीं कहीं पे 1862 लिखता है। एक्चुअली में 1860 में उस समय के तत्कालीन संसद में इसको पास किया गया, और 62 में क्या किया गया? हम लोगों के बीच लागू हो गया। तो ये चीज़ एक्चुअली में 1862 में ही आता है। तो इंडियन पीनल कोड में है क्या? तो कोई भी क्राइम, जैसे कोई किसी का मर्डर कर दिया, कहीं पे चोरी हुआ, डकैती हुआ, उन चीज़ों के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, उस चीज़ के लिए उसको क्या दंड मिलेगा, इस दंड का प्रावधान, मतलब उस दंड का वर्णन आईपीसी में किया गया है। यानी आईपीसी किसी भी अपराध की, कोई भी अपराध हुआ, उस अपराध का परिभाषा देती है, और साथ ही साथ उस अपराध के लिए उसको कौन सा दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके लिए आईपीसी में ही सब चीज़ का वर्णन किया गया है। दूसरा आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी को कहा जाता है, सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी को कहा जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये होता है दंड प्रक्रिया संहिता। जैसे कोई पर्सन किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद कितने दिनों तक कारावास में रखेगी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश करेगी, फिर वकील बहस कैसे करेगा, चार्जशीट वगैरह कैसे आएगी, तमाम चीज़ों को सीआरपीसी में रखा गया है। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ये आता है। अब हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण कब हुआ है। तो दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण 1973 में, उस समय के तत्कालीन संसद में इसको लाया जाता है, और संसद में लाने के बाद 1974 में ये लागू होकर के हम लोगों के बीच आ जाता है। 1974 में सीआरपीसी हम लोगों के बीच आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं आईपीसी सेक्शन 124 ए के बारे में, जो कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह को इंगित करता है। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को कुछ चीज़ समझना है कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह क्या होता है। तो आईपीसी 124 ए में लिखा हुआ है कि वैसा कोई भी पर्सन जो भारत के विधि द्वारा स्थापित सरकार के बारे में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा, मतलब सरकार के विरुद्ध में कोई भी ऐसा बात बोलती है जो जिससे घृणा व्यापक होता है, असंतोष, भारत के नागरिकों में असंतोष
और सरकार के प्रति असंतोष की भावना, घृणा की भावना व्यापक होती है या व्यापक करने का प्रयास करता है, तो वह देशद्रोह का मामला बन जाता है, मतलब वह देशद्रोह का मामला बन गया। उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 124A लगा दिया जाएगा। दूसरा चीज आता है कि आईपीसी सेक्शन 124A के तहत क्या सजा उसको दिया जाएगा, तो उसको कम से कम 3 साल का सजा मिलेगा, कम से कम 3 साल का सजा, और अधिकतम उसको उम्र कैद की सजा मिल सकती है, उम्र कैद की सजा मिल सकती है। ठीक है, उम्र कैद की सजा मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीसी सेक्शन 124A को बनाया कौन था? इसको बनाया कौन था? तो इसको बनाया गया था 1870 में। कौन बनाया? ब्रिटिशर बनाए थे, ब्रिटिशर बनाए थे। क्यों? उस समय जो देश को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाने के लिए तरह तरह का आवाज़ उठाया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जा रहा था। मतलब अंग्रेज को यहाँ से, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भागने के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अपना आवाज़ बुलंद कर रहे थे। उन्हीं के आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार 1870 में जेम्स स्टीफन्स के द्वारा आईपीसी सेक्शन 124A को लाया जाता है, और जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं उनको राजद्रोह और देशद्रोह के मामले में कारावास में बंद किया जाता है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान व्यक्ति को भी बंद किया गया था कारावास में इस सेक्शन के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पहला चीज़ कि ये क्या है, तो ये ब्रिटिशर के समय का चीज़ है, तो इसको अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं हैं, मतलब अभी भी हम ब्रिटिश काल में ही जी रहे हैं, तो इसको पहले तो ख़त्म कर दो। दूसरा चीज़ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप लोग भी संविधान के अनुच्छेद का अच्छे से स्टडी किए होंगे, तो अनुच्छेद का अच्छे से स्टडी किए होंगे तो याद कीजिए उसमें फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 12 to 35, शायद 12 to 35 में आता है, मतलब 1212 से लेकर के 35 के बीच में फंडामेंटल राइट आता है, मौलिक अधिकार आता है। इस मौलिक अधिकार में आर्टिकल अगर 19 को आप देखते हैं तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज A में एक चीज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम लोगों को, जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है, भारतीय संविधान उसको बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करती है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करती है। देशद्रोह राष्ट्रद्रोह में क्या है? अभी मैं जैसा आपको बताया कि वैसा कोई भी व्यक्ति जो किसी शब्द के मतलब बोल करके या किसी शब्द को लिख करके या इशारा में या पोस्टर बना करके भारत के विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध में कोई भी ऐसा काम करती है जिससे भारतीय नागरिकों में सरकार के विरुद्ध असंतोष, घृणा की भावना व्यापक होती है, तो वह क्या बन जाता है? राजद्रोह या देशद्रोह का मामला बन जाता है। इन दोनों को आपस में रिलेट कीजिए। एक तो आर्टिकल 19 हम लोगों को बोल रहा है कि तुमको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और दूसरा चीज़ हमको राजद्रोह और देशद्रोह बता दे रहा है। सरकार अगर कोई भी किसी भी तरह का गलत, मतलब किसी भी तरह का कोई भी अगर योजना लाती है या कोई भी काम करती है, उसके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो जब हम उसको बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हम बोल रहे हैं, तो हमको राजद्रोह और देशद्रोह के मामला चला करके गिरफ्तार किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के वजह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बोली कि आपके पास 2 सप्ताह का समय है, आप अच्छे से सोच लीजिए, हमको फिर जवाब दीजिए कि हम इसको क्यों नहीं हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब क्यों पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद हटा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर किसी भी तरह कोई कानून बनाना है, हटाना है, उसमें संशोधन करना है, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। संसद का मतलब हो गया भारतीय नागरिकों के द्वारा चुने गए जो भी संसद के प्रतिनिधि हैं, जो भी भारतीय नागरिकों के द्वारा जो भी MP का चुनाव किया गया है, वही MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? तो इस तरह का संशोधन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कोई भी कानून से संबंधित चीज़ है तो वह संसद ही कर सकती है, कोई भी कोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज, बॉडीज नहीं कर सकती, सिर्फ संसद के पास ये चीज़ है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बोली
केंद्र सरकार से कि आप अच्छे से सोच लीजिए और फिर हमको 2 सप्ताह के अंदर जवाब दीजिए। हम 27 जुलाई से अपने 5 बेंच वाले जजों के साथ इस पर सुनवाई करने जा रहे हैं। मतलब 27 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और इसको देखेगी कि क्या है और इसमें क्या चीज़ नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या है आईपीसी सेक्शन 124A। अगर आप लोगों को समझ में आ गया साथियों तो आप अन्य साथियों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।